हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो ये नाइन्थ का सेकंड चैप्टर है। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको आज कवर कराए जाएंगे। एक पहली चीज कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर जो बुक के पीछे के क्वेश्चन रहते हैं एमसीक्यूज के रूप में रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, उनको आप कवर कराओ। तो इसके लिए मैंने ये सोचा है कि क्लास नाइन्थ की एक बार ये पूरी सीरीज हो जाए, उसके बाद में क्लास नाइन्थ की पूरी जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, वो एक ही वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। एक बार ये करो तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत आएगी वो वाले क्वेश्चन करने में, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है उनसे। बाकी वो क्वेश्चन भी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन एक वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे, क्लास नाइन्थ के एक वीडियो लेक्चर में, क्लास टेंथ के एक वीडियो लेक्चर। दूसरी ये चीज़, यदि आपको लग रहा है कि मेरा काम अच्छा है या फिर आपको पसंद आ रहा है, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो आपके लिए यूजफुल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। मुझे भी ऐसा लगेगा कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ और बच्चे उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक और तीसरी चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर अब हमें पीडीएफ भी चाहिए। तो पीडीएफ के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया था, लेकिन शायद उसमें दिक्कत है, तो आज नया चैनल बना दूंगा और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं कहीं पे, जैसे पीछे भी क्वेश्चन में आपको एमबी दिख रहा होगा, एमबी लिखा हुआ है, तो इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है मेमोरी के बारे में, कि साइज, मेमोरी के अलग अलग साइज होती है उसके बारे में। तो उसमें कुछ 15-20 क्वेश्चन है, 15-20 मिनट का वो वीडियो है। ये आपके पास टाइम है और आपको वो वाला टॉपिक कवर नहीं किया गया है, तो आप वहाँ पे जाके देखो। यदि आपके पास वो वाला टॉपिक कवर है तो वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये आपको लगता है कि वो वीडियो आप देखो तो उसमें अलग तरीके से मेमोरी को समझाया गया और मेमोरी पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझाया गया है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3.5 इंच की फ्लोपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता होती है। देखो, फ्लोपी डिस्क का डायमीटर क्या होता है? 3.5 इंच। ये आपको याद रखना है। डायमीटर क्या होता है? 3.5 इंच। इसकी क्षमता क्या होती है? इसकी क्षमता होती है 1.44 MB। 1.44 MB, ये आपको याद रखना है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोपी डिस्क में राइट प्रोटेक्ट नोच का क्या कार्य है? फ्लोपी डिस्क में एक होता है राइट प्रोटेक्ट नोच, उसका कार्य है डेटा को सुरक्षित करने के लिए। इसके लिए डेटा को सुरक्षित करने के लिए, देखो देखो ये फ्लोपी डिस्क बना रखी है, और फ्लोपी डिस्क में देखो यहाँ पे आपको एक कुछ खांचे टाइप का या फिर कुछ जगह दिख रही होगी। इसको बोलते हैं राइट प्रोटेक्ट नोच। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है राइट प्रोटेक्ट, क्या बोला जाता है? राइट प्रोटेक्ट नोच। देखो इसका मतलब क्या होता है? मान लो राइट प्रोटेक्ट नोच या तो खुला रहेगा या फिर बंद रहेगा। मान लो राइट प्रोटेक्ट नोच खुला है, इसका ये मतलब हुआ कि अब फ्लोपी डिस्क में आप कुछ राइट ऑपरेशन भी कर सकते हो या फिर कुछ इरेज भी कर सकते हो। मान लो आपको कोई डेटा हटाना है तो उस डेटा को हटा भी सकते हो, या फिर कुछ राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। लेकिन जब ये खांचा बंद रहेगा, मतलब ये जब इसका बटन बंद रहेगा, उसका मतलब ये हुआ कि अब फ्लोपी डिस्क में सिर्फ आप रीड कर सकते हो, जो चीजें हैं उसको देख सकते हो, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। तो अपन को डेटा सुरक्षित करने के लिए, अपनी ये सिक्योरिटी के लिए अपन क्या करते हैं, इस नोच को बंद कर देते हैं, और इस नोच को क्या बोला जाता है? राइट प्रोटेक्ट नोच बोला जाता है। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क डेटा को संग्रहित करने के लिए किस विधि का उपयोग करता है? तो हार्ड डिस्क कौन सी विधि का उपयोग करता है? चुंबकीय विधि का उपयोग करता है। ये आपको याद रखना है। ये देखो हार्ड डिस्क बना रखी है मैंने। ये देखो, सबसे पहले हार्ड डिस्क देखो, हार्ड डिस्क एक्चुअल में कैसे बनती है ये आपके बुक में दे रखा है, बहुत डिटेल से दे रखा है, तो मैंने सोचा कि उसको आपको डायग्राम में समझा दूं। देखो, इसमें स्पिंडल होता है, एक बीच में स्पिंडल होता है। स्पिंडल का मतलब होता है एक बीच में ऐसी एक लकड़ी टाइप की होगी, बीच में स्पिंडल होगा, और इस लकड़ी के चारों तरफ कुछ वर्ताकार परतें, मतलब ऐसे सीढ़ी टाइप में समझ लो, वो इसमें पिरोई जाएगी, वो इसमें पिरोई जाएगी। देखो ये जो वर्ताकार है, दिख रहा है आपको? चक्ति टाइप की दिख रही है ना, चक्ति टाइप की दिख रही है। इनको प्लेटर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? प्लेटर बोला जाता है। वो प्लेटर बोला जाता है। फिर अपन क्या करते हैं, इस प्लेटर में अलग अलग ऐसे भाग बने हुए हैं, अलग अलग भाग बने हुए हैं ना, इनको क्या बोला जाता है? जैसे अलग अलग इसमें 3 भाग बने, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ट्रेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रेक। और फिर इन ट्रेकों को अपन फिर छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं। जैसे ये ट्रेक का ये वाला भाग है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेक्टर। इसको क्या बोला जाता है? सेक्टर बोला जाता है। अब देखो, हर आपको प्लेटर पे क्या मिलेगा? 2 हेड मिलेंगे, एक रीड और राइट। आपको रीड करने के लिए भी एक अलग से हेड मिलेगा और राइट करने के लिए भी क्या एक अलग से हेड मिलेगा। तो ये आपकी जो है हार्ड डिस्क, उस स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। ये आपको याद रखना है कि प्लेटर क्या होते हैं? प्लेट एक वर्ताकार चक्ति होती है। प्लेटर में क्या होते हैं? ट्रैक्स बने होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं? ट्रैक्स बने रहते हैं, और ट्रैक के छोटे भाग को अपन क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। देखो नेक्स्ट, यहां तक अपन ने कवर कर लिया था।
हार्ड डिस्क में डेटा संग्रहित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या होता है? सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या होता है? सेक्टर होता है। देखो, ये मान लो आपका एक ट्रैक है, इस ट्रैक के इस छोटे से भाग को अपन क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। जैसे इसमें और भी ट्रैक है, मान लो ये दूसरा ट्रैक है, ये मान लो तीसरा ट्रैक है। जैसे ये पहला ट्रैक है, दूसरा ट्रैक है और ये तीसरा ट्रैक है। और हर ट्रैक के अंदर क्या करते हैं? छोटे छोटे सेक्टर रहते हैं जिनके अपन में क्या करते हैं? वो डेटा को स्टोर करते हैं। ये समझाई दिया आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम स्टैंड फॉर, सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? सीडी रोम की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सीडी रोम में डेटा संग्रहित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो सीडी रोम में डेटा स्टोर करने के लिए अपन प्रकाशीय लेजर विधि का उपयोग करते हैं। और हार्ड डिस्क में कौन सी विधि का उपयोग कर रहे थे अपन? चुंबकीय विधि का उपयोग कर रहे थे। जबकि सीडी रोम में कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? प्रकाशीय या फिर लेजर विधि का उपयोग करते हैं। सीडी रोम की सतह में क्या क्या होता है? सीडी रोम की सतह में होता है पिट और लैंड। देखो सीडी रोम में क्या होता है, आपने सीडी देखी होगी। हाँ, सीडी जो रहती है आपके पास ऐसे रहती है, वर्ताकार ऐसे सीडी रहती है ना, ऐसे गोल आप मान लो सीडी है, और उस सीडी के ऊपर क्या है? लेजर लाइट पड़ती रहती है। जैसे ही वहां पे एक लेजर लाइट पड़ेगी, लेजर लाइट पड़ने पे मान लो ये सीडी है आपके पास, और मान लो इस पे मैं लेजर लाइट पटक रहा हूँ, यहाँ पे जैसे लेजर लाइट पटेगी तो यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है, छोटा सा गड्ढा हो जाता है। और उस गड्ढे को क्या बोला जाता है? उस गड्ढे को बोला जाता है पिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिट। और इसका मतलब है बाइनरी में एक, का मतलब क्या होता है? एक। और जहाँ पे गड्ढा नहीं बना है उसको बोला जाता है लैंड। क्या बोला जाता है? लैंड बोला जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? ये आपको याद रखना है कि पिट और लैंड ये शब्दावली किस में यूज होती है? ये सीडी में यूज होती है। जहां पे आपकी लेजर लाइट गिरेगी वहां पे क्या एक छोटा सा गड्ढा बन जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? पिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम की मानक भंडारण क्षमता कितनी होती है? सीडी रोम की जो क्षमता होती है 650 MB। अब देखो यहाँ पे लास्ट में सब में बी लिखा है, बी का मतलब होता है यहाँ पे बाइट। बी का क्या मतलब होता है? बी का मतलब होता है बाइट। देखो यदि आपने मेमोरी के बारे में नहीं देखा है तो देखो, ये मान लो ये आपकी मेमोरी है, कंप्यूटर की मानो या फिर आपके फोन की मानो, ये मान लो आपके पास मेमोरी है। तो मेमोरी क्या है कि ऐसे छोटे छोटे भागों में बटी हुई रहती है, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं। तो सबसे छोटा बॉक्स रहता है जिसमें एक बिट आ सकती है, या तो जीरो आएगी या फिर वन आएगी। तो इस बॉक्स को बोला जाता है बिट। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट। यदि मैं ऐसी 4 बिट को एक साथ कर लूँ, 4 बिट, इन चारों बिटों को क्या बोला जाता है? निबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निबल। और उसी तरीके से यदि मैंने 8 बिट मेमोरी मतलब 8 बुक्स को एक साथ कर लिया तो क्या बोलता हूँ मैं? बाइट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? तो यहाँ पे सारी जो बी लिखा है, कैपिटल बी लिखा है, इसका मतलब होता है क्या है? ये बाइट में मेमोरी है। एम का मतलब होता है मेगा, मेगा मेगा, और जी का मतलब होता है गीगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डीवीडी का डायमीटर कितना होता है? डायमीटर का मतलब होता है व्यास। का क्या मतलब होता है? व्यास। स्टैंडर्ड डीवीडी का व्यास कितना होता है? उसका होता है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को आप 4.7 इंच भी लिख सकते हैं। क्या मैं आपको 4.7 इंच भी मिल सकता है? यदि मिलीमीटर में बात करें तो 120 आपको मिल सकता है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, 120 मिलीमीटर रखने की याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड डीवीडी है, उसका डायमीटर, डायमीटर का मतलब होता है व्यास, कितना होता है? या तो 12 सेंटीमीटर मिलेगा आपको या फिर आपको 4.7 इंच मिलेगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जिप डिस्क की सामान्य भंडारण क्षमता कितनी होती है? अब देखो, जिप डिस्क होती है उसकी सामान्य भंडारण क्षमता होती है 100 MB। कितनी होती है? 100 MB। 100 MB बहुत कम डेटा होता है। तब ये सबसे पहली जो स्टोरेज डिवाइसेस बनी गई थी उनमें एक ना है माई जिप डिस्क। उसकी क्षमता कितनी होती है? 100 MB होती है। नेक्स्ट, सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क की मानक भंडारण क्षमता कितनी होती है? सिंगल लेयर होती है उसकी मानक भंडारण क्षमता होती है 25 GB की होती है, 25 GB। यदि सिंगल लेयर की जगह यदि मैं डबल लेयर कर दूं, यदि मैं डबल लेयर कर दूं, या फिर आपके जब मैं डबल लेयर आ जाए तो उसे क्या करना है ना, 2 से गुणा कर देना है, तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 50 GB। तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 50 GB। ये आपके क्वेश्चन आएगी, आपको याद रखना है, क्वेश्चन में चिली मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत बार अपन क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर देते हैं कि सिंगल लेयर पूछा है या फिर डबल लेयर पूछा है। तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना है कि सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क की मानक क्षमता कितनी होती है? 25 GB होती है। और सिंगल लेयर की जगह यहाँ पे यदि आपको डबल लेयर मिल रहा है तो उसकी मानक क्षमता कितनी होगी? 50 GB होगी। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइसेस का मुख्य कार्य क्या है? देखो, ये आपका सीपीयू है। तो सीपीयू में अपन क्या कनेक्ट करेंगे? यहाँ पे करते हैं इनपुट। क्या कनेक्ट करते हैं? इनपुट। और अपन को बाहर क्या मिलता है?
तो अपन जो कुछ भी डेटा देना चाहते हैं वो किसके थ्रू देंगे, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देंगे। तो देखो इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के दो उद्देश्य हैं। पहली, जो भी अपन डेटा दे रहे हैं डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाना या फिर कंप्यूटर तक ले जाने, इसका काम कौन करता है, इनपुट डिवाइसेस करती है। दूसरा काम, डेटा को मशीनी भाषा में बदलना, ये काम भी कौन करता है, इनपुट डिवाइसेस करता है। देखो जो भी आपका कंप्यूटर है या फिर सीपीयू है, ये कौन सी भाषा जानता है, ये मशीनी भाषा जानता है। कौन सी भाषा जानता है, मशीनी भाषा। और मशीनी एक तरह से भाषा है जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, और इसमें दो ही अक्षर होते हैं, 0 और 1। अपन जो चीज भी टाइप कर रहे हैं, मान लो मैंने अपना नाम लिखा है तो वो मैंने इंग्लिश या हिंदी में लिखा है, तो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा। तो इनपुट डिवाइस क्या करेगी, उस नाम को किस में बदल देगी, मशीनी भाषा में बदल देगी, 0 और 1 की फॉर्म में। मान लो कंप्यूटर मेरे को कुछ आउटपुट बताना चाह रहा है, फिर आउटपुट में देखना चाह रहा हूँ, तो कौन सी भाषा में रहेगा, मशीनी भाषा में। तो मशीनी भाषा को अपने समझने योग्य भाषा में कौन सी डिवाइस बदलेगी, आउटपुट डिवाइस बदलेगी। अब कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आगे के क्वेश्चन आपको इनपुट डिवाइसेस पे मिलेंगे। नेक्स्ट, कीबोर्ड इनकोडर का कार्य क्या है। कीबोर्ड इनकोडर का कार्य है बटन दबाने को डिजिटल कोड में परिवर्तित करना। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने कीबोर्ड पे ए लिखा है, तो कीबोर्ड के साथ में एक क्या है, इनकोडर लगा रहता है जिसको बोलते हैं कीबोर्ड इनकोडर। जैसे आपने ए दबाया है, वो ए को क्या करेगा, डिजिटल कोड में बदल देगा। मतलब ऐसे 8 बिट का होगा, 8 बुक्स होगा, और ए को डिजिटल बोर्ड में बदल, जैसे 0101 कुछ भी हो, तो ए को डिजिटल बोर्ड में बदल देगा, डिजिटल कोड में बदल देगा। तो कीबोर्ड एनकोडर का क्या काम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। कीबोर्ड एनकोडर का काम है बटन दबाने के बाद उस बटन को किस में बदल देना, डिजिटल कोड में बदल देना। डिजिटल कोड का मतलब है 0 या फिर 1 के रूप में बदल देना। और कितने बिट का कोड बनेगा, 8 बिट का कोड बनता है। नेक्स्ट, कीबोर्ड में टाइप मेटिंग से क्या तात्पर्य है। टाइप मेटिंग से तात्पर्य कुंजी को दबाए रखने पर स्वचालित रूप से दोहराना। देखो होता क्या है, मान लो आप कीबोर्ड में कोई भी की है, कोई भी बटन को आपने यदि 0.5 सेकंड मतलब सेकंड के आधे हिस्से तक उसको दबा के रख दिया, तो वो की क्या है, लगातार आपके टाइप होती जाएगी। जैसे मैंने ए वाला बटन दबा के रखा है, तो ए वाला बटन क्या होगा, लगातार दबते रहेगा, फिर स्क्रीन पे आपको क्या मिलेगा, ए टाइप किया हुआ मिलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइप मेटिंग बोलते हैं। तो किसी भी बटन को कितने समय तक कम मिनिमम कितने समय तक दबाए रखना पड़ता है, 0.5 सेकंड तक, सेकंड के आधे हिस्से तक। मान लो आपने 1 सेकंड तक उस बटन को दबाए रखा, तो कितनी बार ए टाइप होगा, 10 बार ए टाइप होगा। कितनी बार टाइप होगा, 10 बार ए टाइप होगा। आ रहा समझ में। मान लो आपने 5 सेकंड तक ए बटन को दबा के रखा है, तो कितनी बार टाइप होगा, 5 को 10 से गुणा करो, 50 बार आपके क्या लिखा जाएगा, ए लिखा। टाइप मेटिंग क्या होती है, किसी भी अक्षर को दबाने पर अपने आप अक्षर लगातार रिपीट होता जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइप मेटिंग। नेक्स्ट, एक मानक कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, कितने फंक्शन की होते हैं, कुल 12 फंक्शन की होते हैं। आपने कीबोर्ड देखा होगा और कीबोर्ड के ऊपर में आपको फंक्शन की मिलेंगे, सबसे ऊपर में फंक्शन की मिलेंगे ऐसे, हाँ। तो ये F1 हो गया, फिर F2 हो गया। तो एक मानक कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुल कितने फंक्शन की होते हैं, 12 फंक्शन की होते हैं। फंक्शन की का ये मतलब है कि इन कीज के कुछ पहले से मतलब होते हैं और पहले से कुछ कार्य बताए गए होते हैं या फिर कार्य डिफाइन किए हुए हैं। जैसे आपने F5 बटन दबाया तो उसका मतलब हो रहा है कि आपके कंप्यूटर रिफ्रेश हो रहा है। आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले आप रिफ्रेश करते हो उसको 2-3 बार। तो यदि आप वैसे कीबोर्ड से रिफ्रेश करना चाहो तो कौन सा बटन दबा दो, F5 बटन दबा दो। उसी तरीके से यदि मान लो आपने F1 बटन दबाया तो ये आपकी हेल्प के लिए होता है, आपकी सपोर्ट के लिए होता है। मान लो आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कौन सा बटन दबा दो, F1 बटन दबा दो। इनको क्या बोला जाता है, फंक्शन की। और कुल फंक्शन की कितनी होती है, 12 फंक्शन की होती है आपके कीबोर्ड में। नेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या मतलब है। ड्रैग एंड ड्रॉप का ये मतलब है ऑब्जेक्ट को पकड़कर नई जगह पे छोड़ना। देखो सबसे पहले ये चीज ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप का संबंध किससे है, इसका संबंध है माउस से। इससे संबंध है माउस से संबंध। देखो मान लो आपका कोई फोल्डर है जो आपके कहीं, मान लो ये आपकी स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, और यहाँ पे कोई फोल्डर है, यहाँ पे कोई फोल्डर है। आप ये चाहते हो कि इस फोल्डर को आप उठा के यहाँ पे रखना चाहते हो, इस फोल्डर को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना, इसको क्या बोलता है, ड्रैग एंड ड्रॉप बोला जाता है। तो इसको कैसे रखोगे आप, इस फोल्डर पे क्लिक करोगे, अपना लेफ्ट बटन का क्लिक करोगे और उस लेफ्ट बटन को दबाए हुए रखोगे, और उसके बाद में अपने माउस को वहां ले जाओगे जहां पे इस फोल्डर को रखना है। मान लो अपने माउस को आप यहाँ पे लेगे तो ये फोल्डर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। पहली चीज, इसके लिए काम आता है ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे रखने के लिए, और ये किससे संबंधित है, ये माउस से संबंधित है। नेक्स्ट, अब देखो एक तो वो माउस देखा होगा आपने जो जिसके तार लगा रहता है, फिर केबल लगा रहती है, और उस केबल को आप सीपीयू से कनेक्ट करते हो, उसके बाद में आप माउस चलाते हो। ये दूसरे तरह का माउस है, इसे वायरलेस माउस बोला जाता है। कौन सा, वायरलेस माउस। इस वायरलेस माउस के दो कंपोनेंट रहते हैं, एक ही माउस की तरह और एक ही छोटी सा दिख रहा है आपको, छोटा सा पेन ड्राइव की तरह दिख रहा है। इसको बोला जाता है ट्रांसमीटर और इसको क्या बोला जाता है, रिसीवर।
आ रहा है समझ में? वायरलेस माउस के दो कंपोनेंट रहते हैं, एक तो ये माउस रहेगा और एक ही रहेगा। ये वाली चीज आपके सीपीयू में लगेगी, सीपीयू में जहाँ पे यूएसबी केबल लगती है वहां पे ये लगेगी। उसके बाद में मान लो जो भी अपन ने बटन दबाया यहाँ पे, ये बटन की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, इसको यहाँ से मिलेगी। आपने जो भी बटन दबाया है उसकी सूचना क्या मिलेगी, यहाँ पे। और ये जो सूचना मिल रही है उसके लिए अपन करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं। कौन सी तरंगों का? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको ट्रांसमीटर बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? रिसीवर बोला जाता है। ये वायरलेस माउस के बारे में है। ये आपको याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंगें आपकी बुक्स में दे रखी है कि किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग। जैसे वायर माउस में आप जो भी मूवमेंट कर रहे हो तो उस वो मूवमेंट आपके कंप्यूटर तक पहुंच रहा है, तो कौन सी तरंगों के माध्यम से पहुंच रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से पहुंच रहा है। नेक्स्ट, जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग कैसे होता है? जॉयस्टिक का मुख्य कार्य है गेम खेलने के लिए। जितने भी आजकल बच्चे गेम खेल रहे हैं, जैसे वो कार रेसिंग का गेम खेल रहे हैं या फिर बॉक्सिंग का गेम खेलते हैं छोटे बच्चे, तो उसमें जॉयस्टिक आती है। उस जॉयस्टिक की मदद से वो क्या करते हैं, उनका मूवमेंट करते हैं। जैसे कार चला रहे हैं तो कार का मूवमेंट किससे हो रहा है? जॉयस्टिक से हो रहा है। तो जॉयस्टिक का उपयोग किसके लिए है? गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है? देखो स्कैनर का मुख्य कार्य है पेपर डेटा को डिजिटल फॉर्म में बदलना। पेपर डेटा को डिजिटल फॉर्म में बदलना। आज से मान लो आप 15 साल पहले या फिर 20 साल पहले, मान लो आपकी अपनी मार्कशीट स्कैन करनी होती थी। स्कैन का मतलब ये है कि मार्कशीट आपके पास हार्ड कॉपी रहेगी, ऐसे पेज के रूप में मार्कशीट रहेगी, उसको आपको कंप्यूटर में लाना है, तो आपको किसका उपयोग करोगे? स्कैनर का उपयोग करोगे। देखो से एक मैंने इमेज ले रखी है यहाँ पे, देखो मान लो इसकी फोटो आप आपके कंप्यूटर में चाहते हो तो क्या करोगे? अपनी मार्कशीट को आप यहाँ पे रखोगे, उसके बाद में एक स्कैन का बटन होता है, तो आप स्कैन दबाओगे। जैसे आप स्कैन दबाओगे तो ये पूरी की पूरी जो मार्कशीट है या फिर पूरा का पूरा जो पेज है वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, इमेज के रूप में या फिर पीडीएफ के रूप में आप उसको सेव कर सकते हो। तो देखो स्कैनर का क्या काम हुआ, कोई भी आपके पास जो हार्ड कॉपी है उसको किसमें बदलने के लिए? सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए अपन किसको यूज में करते हैं? स्कैनर को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट, वेब कैमरा का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? वेब कैमरे का मुख्य उपयोग किया जाता है वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। आपको एक चीज ये भी याद रखनी है, वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कुछ एप्स है, जैसे हाँ जूम। जूम ऐप बहुत फेमस है। एक स्काइप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बहुत फेमस है। एक है गूगल मीट, ये भी आपको याद रखनी है। तो एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ये कोरोना के बाद से जब भी कॉर्पोरेट कंपनियों में मीटिंग होती थी, तो पहले की जो मीटिंग थी वो एक रूम में मीटिंग होती थी, लेकिन कोरोना के समय जो गैदरिंग वगैरह सारी चीज बंद थी, तो उसके बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग स्टार्ट होगी। तब से ये ज्यादा चलन में आया, उससे पहले भी था लेकिन उसके बाद से ये ज्यादा चलन में आया। तो देखो वेब कैमरे का उपयोग किस लिए करते हैं? वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। और वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कौन कौन सी ऐप है या फिर कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अन्य उदाहरण इनपुट डिवाइसेस के। इनपुट डिवाइस के अन्य उदाहरण है, एक तो लाइट पेन, एक है डिजिटलाइजर जिसको ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं, एक होता है माइक्रोफोन। देखो ये होता है लाइट पेन। लाइट पेन को आप कनेक्ट करोगे अपने कंप्यूटर में, उसके बाद में आप स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखोगे वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये है डिजिटलाइजर, इसको भी कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है। ये स्लेट की तरह आता है, जो बच्चों की स्लेट होती है ना वैसी स्लेट की तरह आता है। और उस स्लेट के साथ में क्या एक पेन भी आता है। यदि आप स्लेट में जो कुछ भी लिख रहे हो वो का वो आपके क्या है कंप्यूटर में दिखने लग जाएगा। इसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद में स्लेट में मान लो आप जो कुछ भी पेंटिंग कर रहे हो वो पूरी की पूरी पेंटिंग क्या होगी, आपके कंप्यूटर में दिखने लग जाएगी। ये सारी की सारी क्या है? इनपुट डिवाइसेज है। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेज। देखो आउटपुट डिवाइसेज का काम क्या है? आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, तो सबसे पहले जो इनपुट जिससे दोगे, जिस चीज से दोगे उसे क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलेंगे। उस इनपुट डिवाइस का काम क्या है? पहला काम तो यह है उस डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाना, और दूसरा काम है उस डेटा को किस में बदलना? मशीनी भाषा में बदलना। कंप्यूटर में जो कुछ भी मान लो आपने 5 × 10 दिया है, तो मल्टीप्लाई करके उत्तर क्या आएगा? मेरे पास 10 आएगा। तो ये 10 उत्तर अपन को कंप्यूटर कैसे दिखाएगा? उसको दिखाने के लिए अपने पास कोई ना कोई डिवाइस चाहिए। उन डिवाइसों को बोलते हैं अपन आउटपुट डिवाइस। पहली चीज, आउटपुट डिवाइस क्या काम करती है? अपन को आउटपुट दिखाने के काम करती है। दूसरा काम, जो कंप्यूटर में जो 10 रहेगा वो रहेगा मशीनी भाषा में या फिर बाइनरी भाषा में। तो आउटपुट डिवाइस का एक काम ये भी है कि उस मशीनी भाषा को अपने पढ़ने योग्य या फिर मानवीय पढ़ने योग्य भाषा में बदलना। जैसे इनपुट डिवाइसेस का काम था कि जो अपन इंग्लिश या फिर हिंदी में जो भी टाइप कर रहे हैं उसको किस में बदलना? बाइनरी में। जबकि आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या हो जाएगा? उल्टा, बाइनरी से या फिर मशीनी भाषा से किस में बदलना? मानवीय भाषा में बदलना। देखो सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है डिजिटल फॉर्म में डेटा। देखो जैसे आपके फोन में फोटो है, वो क्या है? एक तरह की सॉफ्ट कॉपी है। और आपने वही फोटो, आप गए स्टूडियो और उसका जैसे आपने एल्बम बना लिया, फिर एल्बम के लिए आपने फोटो निकाली, तो वो फोटो रहेगी वो किसी ना किसी पेज पे रहेगी, तो उसको क्या बोला जाता है? हार्ड कॉपी बोला जाता है। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब है डिजिटल फॉर्म ऑफ डेटा। डिजिटल फॉर्म में जो भी डेटा रहेगा, फिर जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा, उनको क्या बोला जाता है? सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। नेक्स्ट, हार्ड कॉपी किसे बोला जाता है?
प्रिंटेड फॉर्म में जो भी जानकारी रहेगी उसको क्या बोला जाता है, हार्ड कॉपी बोला जाता है। देखो एक होती है सॉफ्ट कॉपी, एक क्या होती है सॉफ्ट कॉपी, दूसरी क्या है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को ऐसे समझो, आपके फोन में जो फोटो है वो क्या है सॉफ्ट कॉपी, और आपने उसका स्टूडियो से प्रिंट निकाल लिया वो क्या है हार्ड कॉपी। अब देखो सॉफ्ट कॉपी को यदि आपको हार्ड कॉपी में बदलना है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना है, तो उसके लिए अपन किसको यूज में लेंगे, उसके लिए अपन यूज में लेंगे प्रिंटर को। किसके लिए यूज में लेंगे, प्रिंटर को यूज में लेंगे। मान लो आपको हार्ड कॉपी को किस में बदलना है, सॉफ्ट कॉपी में बदलना है, उसके लिए अपन किसको यूज में लेंगे। एग्जाम में सवाल भी पूछ सकते हैं कि स्कैनर का यूज क्या है, स्कैनर का काम क्या है। तो स्कैनर का क्या काम है, हार्ड कॉपी को किस में बदलना, सॉफ्ट कॉपी को, और प्रिंटर का काम इससे उल्टा है। प्रिंटर क्या करता है, आपकी सॉफ्ट कॉपी को किस में बदल देता है, हार्ड कॉपी में बदल। नेक्स्ट वीडीयू का पूरा नाम क्या है, वीडियो का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का पूरा नाम क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट से ये मतलब है, जैसे आपने मॉनिटर देखा होगा या फिर टीवी देखा होगा, उसी को क्या बोलते हैं अपन, वीडियो बोलते हैं। अपन मॉनिटर के बारे में बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है आपको मॉनिटर से मिलेंगे। नेक्स्ट सीआरटी का पूरा नाम क्या है, सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का पूरा नाम क्या है, कैथोड रे ट्यूब। आप लोगों ने पहले के टीवी देखे होंगे या फिर आज से 15-20 साल पहले के कंप्यूटर देखे होंगे, तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आते, इतने बड़े कंप्यूटर आते थे, उनमें किसका यूज होता था, उनमें सीआरटी का यूज हुआ करता था। उसके बाद में जैसे जैसे आजकल के जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं या फिर टीवी आ रही है, वो बहुत फ्लैट आ रही है, मतलब बहुत पतली सी एलईडी आ रही है, उसका रिजोल्यूशन भी अच्छा है, उसमें मतलब हाई क्वालिटी आप देख सकते हो, 4K तक भी आजकल देख सकते हो। तो सीआरटी का पूरा नाम क्या है, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट सीआरटी मॉनिटर में चित्र कैसे बनता है, सीआरटी मॉनिटर में जो भी चित्र बनता है उसके लिए अपन इलेक्ट्रॉन्स बीम का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गन टाइप की रहेगी, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लगातार निकलते रहेंगे, और उसमें क्या रहता है कि एक फास्फोरस रहता है, फास्फोरस का लेप किया हुआ रहता है। उसके बाद में जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम उस फास्फोरस पे गिरेगी तो वो क्या चमकने स्टार्ट हो जाएगा, और चमकने से क्या हो गया, आपके पास एक चित्र बन जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि सीआरटी मॉनिटर में चित्र कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा चित्र बनाया जाता है। देखो ये जो पहले के कंप्यूटर थे या फिर मॉनिटर थे, इनको कौन से थे, ये सीआरटी थे। और आजकल किसको यूज में ले रहे हैं अपन, एलसीडी को यूज है, इनको फ्लैट पैनल भी बोला जाता है। इनका फ्लैट पैनल का मतलब ये बहुत स्लिम होते हैं, बहुत पतले होते हैं। नेक्स्ट सीआरटी मॉनिटर में फास्फोरस कोटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। सीआरटी मॉनिटर में पहली चीज तो किस कौन सी कोटिंग का उपयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी कोटिंग का उपयोग किया जाता है, फास्फोरस कोटिंग का। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इमेज को चमकदार बनाने के लिए, इमेज को चमकदार बनाने के लिए। सीआरटी पे अपन ने 3 क्वेश्चन देख लिए। पहली, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा क्वेश्चन, सीआरटी में जो इमेज है वो कैसे बनती है, वो इलेक्ट्रॉन बीम से बनती है, और उसमें फास्फोरस कोटिंग का यूज होता है। तो फास्फोरस कोटिंग का मतलब क्या है, फास्फोरस कोटिंग अपन क्यों यूज में लेते हैं, इमेज को चमकदार बनाने के लिए। नेक्स्ट सीआरटी मॉनिटर में रिजोल्यूशन किस पर निर्भर करता है, रिजोल्यूशन निर्भर करता है डॉट डेंसिटी पर निर्भर करता है, डॉट डेंसिटी। हाँ, जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा आपको फोटो या फिर इमेज या फिर वीडियो उतनी अच्छी तरीके से दिखेगी। देखो आपने देखा होगा, जैसे आप टीवी पे जाओ तो आपको बहुत छोटे छोटे ऐसे दाने टाइप के दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे बॉक्स टाइप के दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे ऐसे बॉक्स दिखेंगे, बॉक्स दिख रहे हैं। इन बॉक्स को, एक छोटे बॉक्स को क्या बोला जाता है, पिक्सल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिक्सल बोला जाता है। छोटे बॉक्सों को क्या बोला जाता है, पिक्सल बोला जाता है। मान लो ये एक इकाई क्षेत्रफल है, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर है, या फिर 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर है। इस क्षेत्रफल में जितने पिक्सल होंगे उसको क्या बोला जाता है, उसको अपन रिजोल्यूशन बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपके इतने क्षेत्रफल में, मान लो मेरे पास 2 एरिया, एक ये और एक ये, इसमें मान लो मेरे पास 100 पिक्सल है और इसके पास 500 पिक्सल है, तो मेरे को बताओ इन दोनों में रिजोल्यूशन ज्यादा किसका हुआ, रिजोल्यूशन किसका ज्यादा हुआ, 500 वाले का ज्यादा हो गया। तो आपको ये याद रखना है, रिजोल्यूशन किस पर निर्भर करता है, रिजोल्यूशन निर्भर करता है डॉट डेंसिटी पर। और ये डॉट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन, पिक्सल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिक्सल बोला जाता है। नेक्स्ट फ्लैट पैनल डिस्प्ले। देखो दो तरह के अपने डिस्प्ले की बात की थी, पहले है सीआरटी। सीआरटी के बारे में अपने जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो अपने देख लिए। अब दूसरा होता है फ्लैट पैनल। और फ्लैट पैनल डिस्प्ले कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला एलसीडी, फिर है जीपीडी और है ईएलडी। आपको याद रखना है, एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का मतलब क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल। फिर है जीपीडी, इसका मतलब होता है गैस प्लाज्मा। क्या मतलब होता है, गैस प्लाज्मा। फिर है ईएलडी, ईएलडी का मतलब होता है इलेक्ट्रो ल्यूमिसेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रो ल्यूमिसेंट। ये आपको याद रखना है कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले के कौन कौन से टाइप है। 3 प्रकार के टाइप हैं जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं, आपको तीनों के तीनों टाइप आपको याद रखने हैं।
इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, प्रिंटर क्या काम आता है? प्रिंटर आउटपुट को कागज पर छापकर प्रस्तुत करता है। तो प्रिंटर दो प्रकार के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आप लोगों ने प्रिंटर देखा होगा, जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या फिर आपकी मान लो आपके पास नोट्स हैं जो आपको कहीं टेलीग्राम से मिल गए या फिर व्हाट्सएप से मिल गए, तो आपको प्रिंट निकालना है। तो आप फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हो और उसको बोलते हो कि ये मेरे पास 50 पेज इनका प्रिंट निकालना है, तो आप किसका उपयोग करते हो? प्रिंटर का उपयोग करते हो। देखो, प्रिंटर दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोगों को सील लगानी, कोई प्रिंसिपल की सील लगानी है, फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर की सील लगानी है, तो आप क्या करोगे? उस सील को जैसे स्याही में डुबा के जो भी कागज पे सील लगानी है, तो आप क्या करोगे? उस कागज पे वो सील टच करोगे या फिर जोर से मारोगे, तो क्या होगी? पूरी की पूरी सील उस कागज पे छप जाएगी। इम्पैक्ट प्रिंटर में ये होता है कि जो भी अक्षर रहते हैं वो कागज के साथ उनका कॉन्टेक्ट रहता है, वो कागज के साथ किसी न किसी रूप में टच होते हैं, उससे क्या होती है? प्रिंटिंग होती है। तो उस तरह की प्रिंटिंग को क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटिंग बोलते हैं, या फिर उस तरह के प्रिंटर्स को क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होगा कि कागज और जो अक्षर है उन दोनों के बीच कभी भी टच नहीं होगा, कागज और अक्षर के बीच एक ये बना रहेगा और उसके बावजूद आपके कागज पे क्या होगी? प्रिंटिंग होगी। उन प्रिंटर को क्या बोला जाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। आई थिंक समझ में आया होगा सारों को। इम्पैक्ट प्रिंटर का ये मतलब है, कागज और जो अक्षर रहेंगे, स्याही के अक्षर रहेंगे, उन दोनों के बीच क्या होगा? एक तरह का कॉन्टेक्ट होगा, मतलब वो कागज पे जो भी अक्षर हैं वो मिलेंगे। उस तरह की प्रिंटर को कौन सा प्रिंटर बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। नेक्स्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? देखो, प्रिंटर जो किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के माध्यम से प्रिंटिंग करता है उसको कौन से बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर बोले। अब देखो ए ऑप्शन क्या लिखा है, प्रिंटर जो बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के प्रिंटिंग करते हैं उन्हें कौन से बोलते हैं? उन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। कौन से? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट। नेक्स्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है। देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर के चार प्रकार है, कौन कौन से हैं? पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर आता है आपके पास चेन प्रिंटर, फिर आता है डेजी व्हील प्रिंटर और फिर आता है ड्रम प्रिंटर। इन चारों को आपको याद रखना है कि ये चारों के चारों प्रिंटर कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट प्रिंटर का ये मतलब है कि इनमें जब भी अक्षर लिखा जाएगा तो वो अक्षर कागज के क्या होगा? टच होगा, कागज के क्या होगा? टच होगा। तो ये आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन मिल सकता है कि निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है या फिर निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ये आपको याद रखना है कि जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, चारों के आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट, डॉट मैट प्रिंटर में प्रिंटिंग कैसे की जाती है? इसमें पिन की सहायता से रिबन को पेपर पर स्ट्राइक किया जाता है। देखो, डॉट मैट प्रिंटर में क्या होता है कि छोटी छोटी पिन रहती है, आप लोगों ने पिन देखी होगी, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी क्या रहती है? पिन रहती है, और उन पिन के माध्यम से क्या होता है? प्रिंटिंग की जाती है। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई अक्षर नहीं लिखे हुए रहते। मान लो आपको किसी भी लैंग्वेज में प्रिंटिंग करनी है, मान लो आपको हिंदी में प्रिंटिंग करनी है, तो उन डॉट की मदद से, जैसे आपको ए लिखना है, जैसे इंग्लिश में ए लिखना है, तो आप ऐसे ए लिखो दो, क्या लिख दोगे? ऐसे ए लिख दोगे। मान लो आपको हिंदी में लिखना के लिखना है, तो आप क्या करोगे? ऐसे के लिख दोगे। ये डॉट मैट प्रिंटिंग में होगा। तो इसकी सबसे खास बात यह है कि आप किसी भी भाषा का अक्षर इससे लिख सकते हो और किसी भी साइज का अक्षर लिख सकते हो। इसमें कोई साइज की बाइंडिंग नहीं होती कि छोटे अक्षर ही लिखे जाएंगे या फिर बड़े अक्षर, किसी भी साइज का आप अक्षर लिख सकते हो। यह है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटिंग कैसे की जाती है? पिंस की सहायता से। किसकी सहायता से? पिंस की सहायता से। नेक्स्ट, डॉट मैट प्रिंटर में कितने पिंस हो सकते हैं? तो डॉट मैट प्रिंटर में 7, 9, 14, 18 और 24 इतने पिंस हो सकते हैं। मतलब मान लो मेरे पास एक डॉट मैट प्रिंटर है, एक में मेरे पास मान लो 40 पिन है और दूसरे में 30 पिन है, तो इनमें से कौन सा अच्छा होगा? जिसमें ज्यादा, जितनी ज्यादा पिन होगी वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो ये आपको याद रखना है कि कितनी पिन हो सकते हैं, इनमें से कितनी भी पिन आपके पास हो सकते हैं। जितनी ज्यादा पिन होगी उसकी क्वालिटी क्या रहेगी? उतनी अच्छी रहेगी। डॉटमेट प्रिंटर की सामान्यतः प्रिंटिंग स्पीड क्या रहती है? तो उसकी प्रिंटिंग स्पीड रहती है 30 से 600 सीपीएस। सीपीएस का मतलब है कैरेक्टर पर सेकंड। सीपीएस का मतलब है कैरेक्टर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने प्रिंट कर सकता है? 30 से लगा के 600 कैरेक्टर तक ये प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट, डेजीविल प्रिंटर। डेजीविल प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड सामान्यतः कितनी होती है? तो डेजीविल प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड होती है 90 सीपीएस। क्या होती है? 90 सीपीएस। अब देखो, दोनों में कंपेयर करो, यदि आप, इसकी स्पीड है 30 से लगा के 600 और इसकी कितनी है? 90 सीपीएस। जबकि डिजिटल जो प्रिंटर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनकी क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, आपको अच्छे प्रिंट मिलेंगे। जो प्रिंटिंग क्वालिटी आप देखो तो इनकी उनसे ज़्यादा अच्छी थी, डॉट मैट्रिक्स से ज़्यादा अच्छी रहती है। देखो, डिजिटल प्रिंटर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? उच्च क्वालिटी दस्तावेज के लिए।
इसके लिए उच्च क्वालिटी दस्तावेज के लिए। इसको बहुत बार लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी बोलते हैं, डिजी प्रिंटर को लेटर प्रिंटर भी बोलते हैं, लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी बोलते हैं, कि इससे जो दस्तावेज हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं। तो डिजिव्हील प्रिंटर किसके लिए उपयुक्त है? उच्च क्वालिटी वाले दस्तावेज मुद्रण के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सामान्यतः चेन प्रिंटर जो रहते हैं उनकी स्पीड कितनी रहती है? देखो, चेन प्रिंटर की स्पीड रहती है 300 से लगा के 3000 एलपीएम। एलपीएम का मतलब है लाइन पर मिनट, इनका मतलब क्या है? लाइन पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये 300 से लगा के 3000 तक की लाइन का प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये है चेन प्रिंटर। देखो, चेन प्रिंटर में क्या रहता है, एक चेन बनी हुई रहेगी, ऐसे चेन, आप लोगों ने चेन देखी होगी, ऐसे चेन बनी रहेगी, गोल गोल चेन बनी हुई रहेगी, और उस चेन में क्या है कि जो अक्षर है वो पिरोए जाएंगे, और एक हथौड़ा रहेगा, हथौड़े के माध्यम से जिस अक्षर को हिट करेगा या फिर हथौड़ा जिस अक्षर पे पड़ेगा वो अक्षर क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, चेन प्रिंटर का मुख्य लाभ क्या है? हाई स्पीड टेक्स्ट प्रिंटिंग। मान लो आपको बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करनी है, मान लो आपको कुछ 1000 कॉपीज निकालनी है, फिर 2000 कॉपीज निकालनी है, तो आप किसका उपयोग करोगे? चेन प्रिंटर का उपयोग करोगे। नेक्स्ट, ड्रम प्रिंटर में एक बार में क्या प्रिंट होता है? ड्रम प्रिंटर में एक बार में क्या है? एक लाइन प्रिंट होती है। ड्रम ऐसे रहता है, एक गोल रहता है, और ड्रम एक यदि अपना पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेता है, एक बार यहाँ से शुरू हुआ और वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो आपकी एक लाइन क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी इसमें। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका एक टॉपिक इसमें बचा है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, वो आपको अगली क्लास में, इसके 5-6 क्वेश्चन है वो आपको अगली क्लास में मिले। यदि आपको लग रहा है कि ये क्लास आपके लिए मतलब हेल्पफुल है, या फिर इस क्लास से आपको आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में कुछ फायदा हो रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। उससे क्या होता है कि मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, और मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो सही कंटेंट बना रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आपको टेलीग्राम चैनल नया बना लिया जाएगा, उस पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। इस जितनी भी क्लासेज हैं उनकी सारी की सारी पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल। धन्यवाद।